we will try to see. So, good afternoon, friends. Today we will start with the fiber reinforced concrete. As has been shown in the sketches or in the photograph, these are the small fibers. These may be of the steel, maybe of the plastic, or maybe of the asbestos. Okay, these are called as the fibers. These fibers are incorporated or put into the concrete in addition to the components or the ingredients of the concrete. That is all that cement, water, aggregate, coarse aggregate, fine aggregate. In addition to this, the discontinuous discrete fibers means the fibers which are in pieces, they are separate as has been shown here. These types of the fibers are there. These fibers are put into the concrete. They may be of asbestos, sisal, cellulose, or manufactured products such as glass, steel, carbon, or any polymer, polypropylene, etc. As we all know that the concrete has the property of shrinkage. The concrete shrinks with the hydration of the cement paste. And while shrinking, when the concrete shrinks, actually concrete is a heterogeneous material. Means its ingredients are all having different properties. Cement is different, aggregate is different, water is different, and admixture is different. Chemically, they are all different. So therefore, they behave differently. So cement and water paste has got the behavior that while hydration, that is while setting or while hardening, it shrinks. Means its volume decreases. But the aggregate does not shrink. Aggregate remains as it is because it does not chemically react with the cement and the water. It the cement and water only binds the aggregate. उसको पकड़ के रखता है एग्रीगेट को. लेकिन सीमेंट और पानी ये जब हाइड्रेट होता है तो उसका श्रिंकेज होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है. तो ये अनइवन श्रिंकेज के कारण मीन्स सम पार्ट श्रिंक्स एंड सम पार्ट डज नॉट श्रिंक. तो कंक्रीट के सरफेस में और कंक्रीट में भी वैसे टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होती है ना. सिंपल सोचते जाइए, ज्यादा दिमाग को तकलीफ मत दीजिए. क्योंकि कुछ पार्ट का वॉल्यूम कम होता है, कुछ पार्ट का वॉल्यूम नहीं कम होता है, तो इसलिए लेकिन दोनों एक में को पकड़ के है, छोड़ना भी नहीं चाहते एक में को, एग्रीगेट और सीमेंट वाटर पेस्ट. तो वो एक पार्ट श्रिंक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो वो एक में को खींच रहे हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होती है. और यदि इफ दैट टेंसाइल स्ट्रेस इज मोर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो फिर बाद में वो कंक्रीट में बहुत माइक्रो हेयर क्रैक्स आ जाती है. ओके. और ये माइक्रो हेयर क्रैक्स आने के कारण एक तो कंक्रीट हेयर क्रैक आ गई तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई है ना. कंक्रीट में क्रैक, बहुत हेयर क्रैक यानी बहुत बारीक भी क्रैक आई, माइक्रो क्रैक, तो फिर भी वहां उसमें से पानी बराबर अपना रास्ता निकाल लेता है और कंक्रीट की
उसमें रिइंफोर्समेंट वगैरह रहता है तो उसका करोजन होता है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। ये एक प्रॉब्लम आ गया। और दूसरा क्या होता है कि ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट, the tensile strength of the and also formation of the cracks reduces the tensile strength of the concrete also. ओके तो ये दोनों में जो खिंचाव है, यानी एग्रीगेट और सीमेंट और वाटर पेस्ट जो सेट हो रही है, हार्ड हो रही है, तो उसमें खिंचाव है और वो खिंचाव के कारण उसमें दरारें पड़ रही है, क्रैक्स आ रही है। तो ये खिंचाव यदि किसी चीज ने कम कर दिया तो ये, या किसी ने वो टेंसाइल स्ट्रेस को कॉम्पेंसेट कर लिया, संभाल लिया, तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है, फॉर्मेशन या कम हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स एंड रिडक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो क्या है, तो उसके लिए फिर ये सॉल्यूशन निकला कि यूज ऑफ दिस फाइबर्स। दिस फाइबर्स में बी ऑफ स्टील, स्टील के फाइबर रहते हैं, लोहे के, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी मदर या जो भी लेडीज रहती है, वो अपने बालों में क्लिप्स लगाती है, क्लिप्स, है ना, आपने देखा होगा, वो स्टील की वगैरह क्लिप रहती है। तो वो क्लिप जैसे ही ये फाइबर रहते हैं, बस अभी क्योंकि अभी हम other than watching over the slide we cannot understand the fibers, so therefore I wanted to imagine you, the fibers are almost of the size of that clip, steel fibers। एखादे बार कल के लेक्चर में मैं लेके आया तो आपको बताऊंगा, भी आज मेरे ख्याल में नहीं रहा थोड़ा सा। हेलो सर, मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, somebody please communicate with Rani to join again. Okay, she's having some problem of joining the meeting. She called me, but I don't understand the problem. कोई तो भी आइदर उसको मैसेज दे के या कुछ फोन करके वगैरह बोल सके तो रानी डंबारे को फिर से ज्वाइन होना है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है ज्वाइन। आई डोंट नो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या कुछ तो भी होगा। ऐकू येत आहे ना गौरव? यस सर। हा, तर कोणीतरी प्रयत्न करा, कारण मला इथून काही करता येत नाही तिला जॉईन करून घेण्यासाठी। जर तिने रिक्वेस्ट केली तरच मी जॉईन करून घेऊ शकतो, तिला काहीतरी अडचण येत आहे तिला जॉईन होण्याला, ठीक आहे। आणि हे लेक्चर व्हिडिओ पुन्हा अवेलेबल राहणारच आहे, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही। सो therefore to increase the tensile strength of the concrete as well as to reduce the formation of the cracks due to the shrinkage of the cement and water paste, the fibers are used. Okay, unfortunately only I could show you in this slide. I could not show you physically. Okay, but tomorrow I will try to show by bringing in my hand. कुछ फाइबर मेरे पास में, कल मैं लेके आपको बताऊंगा।
तो इसलिए ये फाइबर यूज करते हैं। ये फाइबर लोहे के रहते हैं, स्टील के रहते हैं, ये फाइबर प्लास्टिक के भी रहते हैं, ये फाइबर ग्लास के भी रहते हैं, कांच के का ग्लास फाइबर, ग्लास का बहुत बारीक ये करके उसके भी फाइबर्स रहते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइबर्स आर देयर। They enhance the strength and toughness of the reinforced concrete in flexure, compression. Okay, these fibers has tremendous effect on the concrete. They increase the tensile strength, they increase the flexural strength, they increase the compressive strength also, and very important, they improves the impact strength and the fatigue strength, and also reduces the shrinkage in addition. This is very important. Okay, so the use of the fiber is multiple in giving the properties to the concrete. Generally, the quantity of these fibers used is about 1 to 5% by volume of the concrete. 1 से 5% by volume of the concrete ये फाइबर डाले जाते हैं. The fiber should exhibit very low creep, otherwise stress relaxation will occur. ठीक है, ये क्रीप करके जो प्रॉपर्टी है ये हम पढ़ने ही वाले हैं बाद में, लेकिन ये फाइबर ने खुद ने भी इसमें कम से कम क्रीप रहे, नहीं तो क्या होगा कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस लेने की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, ऐसा इनका कहने का मतलब है. पॉइसन्स रेशियो शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द कंक्रीट मैट्रिक्स यानी कंक्रीट. फाइबर का जो पॉइसन्स रेशियो है should be same as that of the concrete to avoid the induced lateral stresses, okay, which will affect the interfacial bond between the concrete and the reinforcement as well as the aggregate also. That is the important properties which are expected from the fibers. एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एस्पेक्ट रेशो. ये हमने सिलेंडर के बारे में किया था कि भाई सिलेंडर की लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर इज कॉल्ड एज द एस्पेक्ट रेशियो. कंक्रीट सिलेंडर के इसमें डिस्कस किया था. और वैसे ही कंक्रीट क्यूब जो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का रहता है, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो 1 रहता है, लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ और लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ. उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, वो हमने उस वक्त पढ़ा था. तो वैसे ये जो फाइबर्स हम यूज करते हैं, ये फाइबर का भी जो एस्पेक्ट रेशियो है जिसको हम बोलेंगे उसका लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर, फाइबर की लंबाई डिवाइडेड बाय उसका डायमीटर और उसका थिकनेस, ये जो है यानी फॉर द कंक्रीट फॉर द फाइबर टू गिव all these properties, that is to give the bond and also to increase the tensile strength as well as to reduce the cracks by compensating the tensile stresses formed at the surface and inside the concrete due to the uneven shrinkage of the cement. ये प्रॉपरली होने के लिए उसकी जो लंबाई है और उसका जो डायमीटर है, इसका जो रेशियो है फाइबर की लंबाई और फाइबर का डायमीटर, ये रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 75 है ना. आपको एग्जाम में फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट आया तो ये जैसे जिस लाइन से मैं डिस्कस कर रहा हूं उस इससे आपको लिखना है कि भाई फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट यानी क्या है. फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेगुलर कंक्रीट plus the fibers. The fibers may be of the steel, the fibers may be of the glass or the plastic, or also some fibers are produced from the rock also. Okay, basalt rock fibers उसको बोलते हैं. So and what does those fibers do? The fibers helps in increasing all the strengths,
that is the compressive strength, the tensile strength, the flexural strength, the impact strength, the toughness. In addition to it reduces the shrinkage, and due to shrinkage whatever tensile stresses are produced and which results in formation of the crack, वो भी वो कम करता है फाइबर। ये जैसे ये पिक्चर में फाइबर बताया, कंक्रीट में फाइबर। और ये फाइबर को क्या प्रॉपर्टी रहनी चाहिए कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है लेंथ अपॉन डायमीटर, ये 75 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यदि ये इसमें रहा within this limit, then this fiber can withstand the maximum tensile stress of the fiber depends on this L by D ratio or the aspect ratio. That tensile stress produced in the fiber is equal to tau into L by D or the aspect ratio. Tau is the interfacial bond strength between the fiber and the concrete. Okay, so these much things you must put into your notes or into your answer. The higher the interfacial bond strength between the fiber and the concrete, higher the maximum stress in the fiber is improved by fibers having deformed or roughed surface, enlarged or hook end, and by being chirped. कहने का मतलब ये है कि जो हम फाइबर, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अंदर, आपके अभी मोबाइल पे कितने दिखते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो ये कंक्रीट में ये बारीक बारीक धागे जैसे दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द फाइबर्स। तो ये फाइबर का काम क्या है कि ये कंक्रीट जब सेट होता है, कंक्रीट जैसे जैसे हार्ड होता है, तो कंक्रीट हार्ड किस कारण से होता है कि सीमेंट के सेटिंग के कारण होता है, क्योंकि गिट्टी तो कोई सेट नहीं होती, सीमेंट सेट होता है। सीमेंट सेट क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन, सीमेंट और वाटर के में हाइड्रेशन होता है, उसके कारण सीमेंट सेट होता है। और सीमेंट सेट होता है यानी कंक्रीट सेट होता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, श्रिंक होता है सीमेंट, लेकिन गिट्टी श्रिंक नहीं होती। तो गिट्टी श्रिंक नहीं होती, सीमेंट श्रिंक होता है, लेकिन दोनों ने एक में को पकड़ के रखा है, सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसलिए, तो इसलिए दोनों में तनाव निर्माण होता है। और तनाव निर्माण होता है तो वो तनाव जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, वो तनाव को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो वो तनाव के कारण उसमें क्रैक्स आती है कंक्रीट में, बहुत माइक्रो हेयर क्रैक्स आती है, माइक्रो क्रैक बोलते हैं, बहुत बारीक क्रैक, या कभी कभी बारीक बारीक क्रैक हमको बाद में आंखों से भी दिखती है। ये क्रैक आने के कारण कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, परमिएबिलिटी, क्योंकि क्रैक है तो पानी घुसेगा इसके अंदर, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो भी टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट में प्रोड्यूस हुआ है उसको कम करने के लिए या उसका खिंचाव अपने में समाने के लिए हम इसमें ये फाइबर डालते हैं। और ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइबर, लेकिन अब ये फाइबर का सरफेस भी प्लेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें और कंक्रीट में बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ये फाइबर का इतना बारीक रहने के बाद भी ये रफ रहना चाहिए। और दूसरा, ये फाइबर ने कंक्रीट में हुक, ये फाइबर को हुक्स रहना चाहिए दोनों एंड में, ताकि इट शुड होल्ड द कंक्रीट एंड इट शुड रिमेन इन कंक्रीट। ओके, ऐसा ये कहने का मतलब है, द फाइबर्स मस्ट हैव द डिफॉर्म्ड और रफन्ड सरफेस। डिफॉर्म सरफेस जैसे स्टील डिफॉर्म्ड रहता है, टॉर स्टील बोलते हैं अपन जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, या एनलार्ज्ड हुक्ड एंड, या दोनों साइड में हुक रहना चाहिए। बाय बीइंग चर्प्ड यानी उसको रफ, एक तो ट्विस्ट करके या रफ सरफेस करके उसको बॉन्डिंग रहना चाहिए। द यूज ऑफ द मल्टी फिलामेंट और प्रीफैब्रिलेटेड बोलते हैं उसको, polypropylene fibers in an open or twinned form gives a good interfacial bond and overcomes the poor adhesion of plastic to cement paste.
एक फाइबर रहते हैं उसको मल्टी फिलामेंट या प्री फैब्रिलेटेड पॉलीप्रोपिलीन फाइबर करके बोलते हैं। कपड़े जैसे सिलाए जाते हैं धागे से, और उसके यदि बारीक बारीक पीसेस किए हमने तो जो जैसे छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा उसको फैब्रिलेटेड करके बोलते हैं। धागे एक में सिलाए हैं तो ही कपड़ा बनता है। तो ऐसे बारीक बारीक टुकड़े के प्लास्टिक के यदि हमने लिए उसको मल्टी फिलामेंट या प्री फैब्रिलेटेड पॉलीप्रोपिलीन फाइबर ये अच्छे रहते हैं करके उनका कहना है। जनरली ये फाइबर का जो ओरिएंटेशन है कंक्रीट में relative to plane of the should be in the direction or should be perpendicular to the plane of the crack in concrete, influences the reinforcing capacity of the fiber. ठीक है। The maximum benefit occurs when the fiber is unidirectional and parallel to the applied tensile stress, and the fibers are of less benefit when randomly oriented in three dimension. कहने का मतलब है कि कंक्रीट का जो सरफेस है ये सरफेस के पैरेलल फाइबर रहने चाहिए ताकि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होगी वो फाइबर ले लेगा, ना कि वो कंक्रीट के परपेंडिकुलर अंदर रहना चाहिए। बट वी दैट ओरिएंटेशन is could not be much controlled by we or us, the producer. So therefore the prefabricated जो आजकल फाइबर है पॉलीप्रोपिलीन फाइबर वो यूज करते हैं और स्टील फाइबर भी करते हैं ना। एज आई हैव टोल्ड यू, if the time permits and if we get the chance to come to the college, very near to our college in the Butibori MIDC complex, there is one factory which produces the steel fibers. I will take your technical visit there. The fibers be undamaged on the process of incorporation into the concrete. जब कंक्रीट में फाइबर डालते हैं हम मिक्स करते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए। Otherwise the reinforcing effect will be smaller or even absent. The glass has to be resistant to chemical attack by alkalis in cement. यदि हम ग्लास फाइबर यूज करते हैं तो वो केमिकली इनर्ट रहना चाहिए। कंक्रीट में जो अल्कली है उससे वो ग्लास फाइबर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर स्टील, प्लास्टिक और द ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट स्टैंडर्ड मिक्सिंग ऑपरेशन यूज होता है। जनरली कंक्रीट में ही डालते हैं मिक्सर में वगैरह, वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, यानी जैसे 2 से 5% बाय वेट ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, by volume of the concrete, that much fibers are mixed, or sometimes by weight of the cement also fibers are mixed. It should provide a uniform dispersion of the fiber and should prevent segregation or balling of the fibers. फाइबर डालने के बाद में अच्छा मिक्सिंग होना चाहिए और सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। फाइबर reinforced concrete has a higher cement content to fine aggregate content and smaller size of coarse aggregate to meet requirement of workability, strength and durability. Generally फाइबर reinforced concrete जो रहता है जिसको FRC करके बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है FRC, है ना। आपको फ्यूचर में आप जब इंजीनियर होके साइट में जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये फाइबर का उपयोग बहुत हो रहा है, तो इसलिए ये टर्म और वर्ड आपको मालूम रहना चाहिए। तो ये जो FRC है फाइबर reinforced concrete, यानी जब हम फाइबर यूज करते हैं कंक्रीट में तो उसमें जनरली सीमेंट कंटेंट, सीमेंट टू फाइन एग्रीगेट, ये दोनों का जो रेशियो है या सीमेंट और फाइन एग्रीगेट इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, है ना। वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो मिलाने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि फाइबर यूज करने के कारण कंक्रीट की वर्केबिलिटी थोड़ी कम होती है। The workability of the fiber reinforced mixes or the concrete decreases as the fiber content increases and as the aspect ratio increases. इसलिए aspect ratio बहुत important है. It should not be more than 75. For this reason, the inverted slump test has been devised for the fibrous mixes.
अब ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द प्रीकास्ट concrete members, precast, flat or shaped, decorative panels, and fencing for architectural and cladding purposes. ये ग्लास फाइबर reinforced कंक्रीट या सीमेंट इज यूज्ड फॉर द जो प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर्स रहते हैं, जैसे आजकल प्रीकास्ट बीम्स आते हैं, दरवाजे आते हैं, दरवाजे की फ्रेम आती है ना, बहुत सारे मेंबर जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा, तो पहले ही प्रीकास्ट गर्डर बीम करके वो साइट पे लॉन्च करते हैं, साइट पे रखते हैं उसको। तो ऐसे जो प्रीकास्ट मेंबर है उसमें कौन से भी फ्लैट और द शेप या डेकोरेटिव पैनल, बहुत बार हम अच्छा आर्किटेक्चर के लिए घर के बाहर के साइड में कुछ पैनल चिपकाते हैं, डेकोरेटिव पैनल फेसिंग फॉर आर्किटेक्चरल एंड क्लैडिंग पर्पजेस, तो उसमें हम ग्लास फाइबर यूज करते हैं। आपने एस्बेस्टॉस शीट सीमेंट, एस्बेस्टॉस शीट तो जरूर देखा होगा। वो एस्बेस्टॉस शीट में जो एस्बेस्टॉस रहता है, वो एस्बेस्टॉस इज नथिंग बट द फाइबर। आपने वो शीट अच्छे से देखा तो आपको दिखेगा उसमें फाइबर है। तो वो एस्बेस्टॉस सीमेंट इज चीपर एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लैट शीट्स, fire resistant panels and the pipes. Polypropylene fiber have a low modulus of elasticity under normal rates of loading, but the modulus increases substantially under impact loading, so that material is used for forming the outer casing for conventionally reinforced driven concrete piles. तो पॉलीप्रोपिलीन फाइबर हम जहां पे यूज करते हैं उसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसलिए प्रीकास्ट जो पाइल्स रहते हैं जिसको ठोक के हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं पाइल फाउंडेशन के लिए, तो उसका जो आउटर सरफेस केसिंग रहता है तो उसमें हम फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करके उसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ, उसका टफनेस बढ़ा सकते हैं। बोथ स्टील एंड द ग्लास फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक ओवरलेस टू कंक्रीट पेवमेंट, यानी ये जो कंक्रीट के रोड्स वगैरह है या कंक्रीट के रनवेज है, गोडाउन में कंक्रीट का पेवमेंट है, उसके जो टॉप सरफेस है उसमें हम ये स्टील और ग्लास फाइबर जरूर यूज करना चाहिए। while steel fibers can be incorporated in shotcreting also, यानी शॉर्टक्रीट में आप स्टील फाइबर यूज कर सकते हैं। Of course, there may be problem of corrosion of steel, especially near or at the surface exposed to weather. ऐसा हो सकता है, लेकिन आजकल के जो स्टील फाइबर है वो करोजन रेजिस्टेंट स्टील से बनाते हैं, तो कोई करोजन का प्रॉब्लम नहीं आता फाइबर में। जनरल यूजेस ऑफ द फाइबर reinforced cement products are permanent and reusable formwork and protection and strengthening of the skin of concrete members. ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में दिख रहे हैं कि प्रीकास्ट मेंबर्स है, ये एस्बेस्टॉस शीट है, ये एखादा डेकोरेटिव आइटम है, ये जैसा कहीं तो भी डेकोरेटिव एखादे टॉम में या कहीं तो भी इसको यूज किया है। तो हियर द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कैन बी यूज्ड। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द कंक्रीट which is called as the polymer concrete. Okay, in concrete certain polymers are mixed. What are these polymers? And that polymers mixed concrete is called as the polymer concrete. Okay, a polymer consists of the numerous monomers. Okay, this polymer is a organic compound like the resin or the plastic. These polymers, resin यानी जो हमारा फेविकॉल रहता है या जिसको हम एरल्डाइट वगैरह यूज करते हैं, these are all polymers. Okay, और एक बहुत इस टाइप के पॉलीमर्स है कि जिसको कंक्रीट में यूज किया जाता है।
So these, I have given you the example like the Fevicol or the Araldite. So these polymers are made up of the numerous monomers. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, तो जो मोनोमर्स है, बहुत सारे मोनोमर्स को जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन होते हैं केमिकली, तो उसको पॉलीमर करके बोलते हैं एंड आर क्लासिफाइड एज थर्मोप्लास्टिक्स और द थर्मोसेट्स. दे आर केमिकली इनर्ट. ये जो पॉलीमर है ये केमिकली इनर्ट मटेरियल है and having higher tensile and compressive strength than conventional concrete. When we use these polymers in the concrete, they increases the tensile and the compressive strength of the concrete. कैसे यूज करते देखते हैं हम आगे में. They have a lower modulus of elasticity and higher creep. ये creep क्या है अभी आगे में हम पढ़ेंगे. So they have, the polymer concrete has got the lower modulus of elasticity and the higher creep, may be degraded by heat oxidizing agents, ultraviolet light, chemicals and microorganisms also. The mixing, and after mixing the propagation of these polymers into concrete, either set concrete, hard concrete, propagation यानी फैलना, जिसको डिग्रेडेशन करके बोलेंगे हम, ऑफ द पॉलीमर. पॉलीमर क्या है मैंने अभी आपको समझा दिया. वो प्लास्टिक जैसा मटेरियल रहता है, लिक्विड प्लास्टिक. प्लास्टिक भी पॉलीमर ही है, या रेजिन जिसको बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए. तो उसका डिग्रेडेशन या उसका स्प्रेडिंग कंक्रीट में फैलना, ये हीटिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मदद से कर सकते हैं. अल्ट्रावायलेट रेस कंक्रीट के ऊपर हमने छोड़े तो उससे हो सकता है कुछ केमिकल्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके भी ये पॉलीमर का डिग्रेडेशन या स्प्रेडिंग हो सकता है. सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स may cause stress cracking, can be overcome by choosing a suitable polymer by adding substances to polymer. For example, antioxidants to suppress the oxidation and light stabilizers to reduce ultraviolet degradation. ठीक है. 3 types of the polymer concrete are used, or polymer concrete composites are used. Polymers which are used into concrete are by 3 ways. They are the polymer impregnated concrete, PIC, polymer concrete, and third is polymer Portland cement concrete. Okay, 3. The polymers is used in the concrete in 3 ways. The first is polymer impregnated concrete, polymer concrete, and polymer Portland cement concrete. The last 2, that is the polymer concrete and polymer Portland cement concrete, are almost same. But the first one is bit different than the last 2. Now the polymer impregnated concrete. Impregnation का मतलब होता है कि कंक्रीट में उसको अंदर में उसकी एंट्री करवाना, घुसाना, अपने कॉमन लैंग्वेज में, या हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ग्राउटिंग करके भी बोल सकते हैं. ग्राउट करना, ग्राउट करना है ना, कंक्रीट में छेद करना, ये पॉलीमर उसके अंदर डालना फोर्स से, और बाद में फिर उसको जैसे मैंने बोला हीट से या अल्ट्रावायलेट रेट से या कुछ ऑर्गेनिज्म मटेरियल को यूज करके, इट शुड स्प्रेड इनटू द क्रैक्स इनटू द कंक्रीट, इनटू द वाइड्स इनटू द कंक्रीट. सो इम्प्रेग्नेशन is that meaning, that is the passing or forcing the polymers into the concrete by certain means. They are called as the polymer impregnated concrete. Conventional Portland cement concrete is dried. ठीक है. कैसे करते हैं हम ये? तो जो हम रेगुलर कन्वेंशनल यानी हमारा हर दम का, कन्वेंशनल यानी जो रेगुलर जो हम करते हैं कंक्रीट, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इज ड्राइड यानी सेट होने के बाद में, एंड सब्सिक्वेंटली सैचुरेटेड. फिर बाद में क्या करना, ये ड्राई होने के बाद में
इसमें either with the help of certain nozzles or with the help of putting certain pipes inside this hardened concrete, फिर इसमें with the help of the compressed air, जिसको हम ग्राउटिंग करके बोलते हैं, यानी इसमें अंडर फोर्स सबसिक्वेंटली सैचुरेटेड, ये जो हार्ड कंक्रीट होने के बाद में इसको सैचुरेटेड विथ लिक्विड मोनोमर, फॉर एग्जांपल मीथिन मेथैक्रिलेट एंड स्टीरिन, ये दो चीजें जो है इनको कंक्रीट के अंदर अंडर फोर्स दे आर मेक टू एंटर इनटू द कंक्रीट बाय फोर्स द हार्डन्ड कंक्रीट, एंड देन पॉलीमर है, ये मोनोमर है। कौन से मोनोमर है? मिथिल मेथैक्रिलेट एंड द स्टीरिन। और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करना है, फिर इन्होंने एक में को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये पॉलीमराइजेशन इसका करते हैं अचीव्ड बाय गैमा रेडिएशन और थर्मल कैटालिटिक मींस फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड टू फॉर्म पॉलीमर, फिर उसका पॉलीमर बनता है, अगेन ए टाइप ऑफ द प्लास्टिक कंक्रीट के अंदर, लेकिन अभी, और थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमिथिल मेथैक्रिलेट एंड पॉलीस्टीरीन आर फॉर्म्ड। इसका पॉलीमराइजेशन कैसा किया जाता है कि ये कंक्रीट को गैमा रेडिएशन इसके ऊपर फेंके जाते हैं, या थर्मल कैटालिटिक मींस किसी चीज से उसको गर्म किया जाता है, ताकि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड ऑफ दिस मोनोमर्स and they join together to form the polymer, which are called as the thermoplastic polymethyl methacrylate and polystyrene. Greater impregnation is achieved by evacuating the concrete after drying at temperature of 150 degrees Celsius, followed by impregnation with monomer under pressure. Then the next is polymer impregnated concrete. Now this is in first the monomers are injected into the concrete. Now the polymer impregnated concrete compared to pre-treated concrete, the polymerized product has much higher compressive tensile and the impact strength. ये जो पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहला वाला, तो इसके क्या प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू विथ प्री ट्रीटेड कंक्रीट? ये पॉलीमराइज प्रोडक्ट हैज मच हायर कॉम्प्रेसिव टेंसाइल एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एग्जिबिट्स लोअर क्रीप एंड लोअर ड्राइंग श्रिंकेज, एग्जिबिट्स हायर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, रेजिस्टेंस टू एब्रेजन एंड केमिकल अटैक। इतनी प्रॉपर्टी कंक्रीट की अच्छी हो जाती है यदि पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट हम करते हैं तो। एंड ड्यू टू लोअर पोरोसिटी एंड लोअर परमिएबिलिटी ऑफ पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल अबव प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज, कॉम्प्रेसिव टेंसाइल इम्पैक्ट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लोअर क्रीप, ड्राइंग श्रिंकेज एक्सेट्रा. But the extent of change in property depends on water cement ratio also. Water cement ratio कम रहना चाहिए. The depth of impregnation, यानी कितने डेप्थ तक आप ये फोर्स कर रहे हो, ये बोरिंग या ग्राउटिंग कर रहे हो, impregnation. Efficiency of polymerization, the degree of continuity of polymer phase and on the mechanical properties of the polymer. Disadvantage is only the coefficient of thermal expansion is higher for polymer impregnated concrete and the mechanical properties on exposure to fire are more seriously affected than untreated concrete. क्योंकि ये प्लास्टिक है, पॉलीमर क्या है? इट इज ए प्लास्टिक, इट्स ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, तो इसका बाकी सब बहुत अच्छा है, इसके सब प्रॉपर्टी। लेकिन ये कंक्रीट यदि सेट होने के बाद में, हार्ड होने के बाद में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द हीट, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये पिघलेगा या जलेगा बाद में। तो इसलिए दिस इज
bit dangerous in that case. मीन्स कंक्रीट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इम्पैक्ट है, वो सब कम होगी if it this such type of the concrete comes in contact with the heat or the fire. Now the second is polymer concrete. So polymer concrete is very simple to the other type of the concrete, wherein in addition to cement, water and the aggregate and the admixture, the polymers are added. These types of the polymers are the polyester and the epoxy resins. कंक्रीट के बाकी इंग्रेडिएंट के साथ में ही ये कंक्रीट में मिक्स करते हैं और कंक्रीट को प्लेस किया जाता है, ठीक है। कुछ मोनोमर्स भी डालते हैं, जिसको मिथिल, मेथैक्रिलेट और स्टीरीन करके हमने जो पहले देखा था वो भी डाला जाता है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ क्यूरिंग एजेंट्स भी हम कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद में जब कंक्रीट सेट होता है तो either naturally these monomers gets converted into polymers or these polymers originally remains as a polymer, या इसको फिर जैसे कुछ अल्ट्रावायलेट रेस का रेडिएशन या बाकी कुछ टेम्परेचर या अदर बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, these are polymerized. When silane type of the material is added to the monomer system, it acts as a coupling agent, means it acts as a bonding material for the monomers to convert into the polymer and acts as a gives the bond between polymer and the aggregate. The aggregate should have a low moisture content, water cement ratio कम रहना चाहिए. The aggregate should be well graded for good workability with minimum amount of the monomer or the resin. कुछ additive इसमें डालते हैं. Additives in the form of the Portland cement or the silica flour will improve the workability. As the other natural concrete, it can be compacted with the help of the vibrator. Typical use of the polymer concrete are in quick repairs for high volume traffic highways, in the manufacture of precast wall panels, reinforced with sheet fiberglass, etc. For the floor blocks, in the production of thin walled fiberglass reinforced pipes for the water and sewage. इतने जगह पे ये पॉलीमर कंक्रीट यूज हो सकता है. अब आखिरी है जिसको हम पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट करके बोलेंगे. तो इसमें क्या है कि द पॉलीमर्स आर यूज्ड एज ए एडिटिव because this is mixed into the cement while the production of the cement. Okay, so polymer Portland cement concrete is made by adding to the fresh concrete either a polymer in the form of aqueous solution or a monomer which is polymerized in situ. Rubber latexes, acrylics and vinyl acetates are typical materials which are used together with an anti-foaming agent to minimize entrapped air. These are the various polymers and the monomers which are used in polymer Portland cement concrete. Sometimes air entering agents are also added. Optimum properties are obtained by moist curing from 1 to 3 days, followed by dry curing. The major benefits of the polymer Portland cement concrete over conventional concrete, यानी जो हमारा regular concrete है, without use of the polymers, are its improved durability. है ना, पॉलीमर क्या करता है कि पॉलीमर उसमें के सभी क्रैक्स, वाइड्स पूरे भर डालता है, तो उसके कारण कंक्रीट की परमिएबिलिटी कम होती है.
कंक्रीट के क्रैक्स भी पूरे भर जाते हैं। पॉलीमर यानी प्लास्टिक ही है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में प्लास्टिक है। मैंने बताया कि जैसे आप लोगों ने एरलडाइट देखा होगा, फेविक्विक देखा होगा, या फेविकॉल देखा होगा, इपॉक्सी मटेरियल करके एक मटेरियल आता है, तो वो ऐसा ही, वो जैसे सेट होता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए तो हम ये एरलडाइट, फेविकॉल, फेविक्विक, ये मटेरियल कुछ बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ मटेरियल को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो कंक्रीट में भी उसी के लिए यूज किया जाता है। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट है, एग्रीगेट, उसको पकड़ के रखने के लिए। और जो श्रिंकेज के कारण जो सीमेंट में क्रैक्स आती है, कंक्रीट में क्रैक्स आती है, वो ये पॉलीमर भर डालते हैं। सो उसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। एंड बेटर एडिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द एग्रीगेट एंड द सीमेंट। एडिशन, attraction between these different materials, they are resistance to freezing and thawing। कंक्रीट जब ठंडे हवामान में रहता है तब उसमें फ्रीज होने के कारण जो भी उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उसमें जो क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था एयर एंट्रेनिंग एजेंट में फ्रीजिंग एंड थॉइंग समझा दिया था। तो ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करते हैं ये पॉलीमर्स, और वो फ्रीजिंग एंड थॉइंग और एब्रेजन, कंक्रीट के जो घसाई होती है, ये सब प्रॉपर्टी फ्यूजिंग एंड थॉइंग के कारण जो नुकसान होता है वो कम करता है, और एब्रेजन रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, और इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी उसको बढ़ाता है। बट क्रीप इज हायर देन इन कन्वेंशनल कंक्रीट। ये जो क्रीप है, ये क्रीप प्रॉपर्टी लेकिन जो कन्वेंशनल कंक्रीट है उससे थोड़ी ज्यादा है करके है इसकी प्रॉपर्टी। टिपिकल यूजेस आर, कहाँ यूज करते हैं दिस पोर्टलैंड, पॉलीमर पोर्टलैंड कंक्रीट आर ओवरलेस फॉर द ब्रिक डेक्स। ब्रिज के जो टॉप सरफेस रहता है नॉन वेयरिंग रहना चाहिए, नॉन एब्रेसिव रहना चाहिए, उसके ऊपर में इसको डालते हैं। एंड इन प्री फैब्रिकेटेड मैसनरी कर्टन वॉल पैनल्स, है ना, आजकल का जमाना है, प्री फैब्रिकेटेड कंपाउंड वॉल, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स। तो जो प्री फैब्रिकेटेड मैसनरी वॉल है, कर्टन वॉल बोलेंगे उसको, दीवाल, तो उसको बनाने के लिए पॉलीमर पोर्टलैंड का सीमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां हम आज रुक जाते हैं। ये जो फेरो सीमेंट है इसके बारे में टुमारो वी विल डिस्कस, because this is again a very important type of the ferro cement or the ferro cement concrete, you can say. It is called as the ferro cement, but it is a ferro cement type of the concrete wherein a mesh is used। ये जाली ऐसी यूज करते हैं जिसको हम चिकन मेश करके बोलते हैं। In the concrete, again this mesh or this jali is used into this ferro cement concrete. It is generally done at the surface of the exposed concrete। concrete का जो मेंबर है उसका जो एक्सपोज सरफेस रहता है एटमॉस्फेयर को, उसमें ये फेरो सीमेंट कंक्रीट which has got the mesh or the chicken mesh, sometimes the reinforcement mesh is also there, this mesh is used into the concrete। again for what purpose this mesh or the jali is used? Because the concrete surface has got the tendency of shrinkage। हमने देखा था श्रिंकेज के कारण क्या क्या होता है। श्रिंकेज के कारण कंक्रीट के सरफेस में क्रैक्स आते हैं, उसको श्रिंकेज क्रैक्स बोलते हैं, उसको प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक भी बोलते हैं एट द सरफेस। एंड द सरफेस ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, if that surface has got the very micro hair cracks, then they are the ways for the water to seep in।
to enter into to permeate into the concrete, and to reduce the durability of the concrete, and in the due course to reduce the strength also. So to overcome this difficulty, a concrete known as the ferro cement is being done. This we will discuss in our next lecture.